नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शशांक शुक्ला स्टडी वेब क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। कि आपको ज्ञात है कि हमारी क्लास निरंतर 6 के 6 दिन चलती है और उसी क्रम में अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी क्लास है वो क्लास जैसे 3 दिन क्या रहती है, ज्योग्राफी क्लास रहती है, और 3 दिन क्या रहती है हमारी पॉलिटी क्लास रहती है। और ज्योग्राफी में जो हमारा कंसेप्ट है वो इस तरीके से चल रहा है कि पहले हम कंसेप्ट हम थ्योरी कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू करते हैं उस बेस पे जो भी हमारा टॉपिक होते हैं। और उस जो हमारी पॉलिटी क्लास चल रही है उसमें क्या है कि हम एमसीक्यू माध्यम से आपको कंप्लीट कराते हैं। तो यहाँ तक लास्ट क्लास में हमने आपको कराया था कुछ हिस्सा इस सोलर यूनिवर्स का, और उसी यूनिवर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो हमारा क्लास है वो कहाँ से है? फुल मून डे, पूर्णिमा वाली जो बात या पूर्णिमा क्या होता है उससे बातें हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने क्रम में। सभी लोग लाइव जुड़ जाइए फटाफट आके और कमेंट करिए कि आवाज़ जो है प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है। फिर अपना हम जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को हम अपना आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। पूर्णिमा या फुल मून डे क्या है? ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, विजुअल हो रहा है डायग्राम, और उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशा में होते हैं। पूर्णिमा का जब दिन होता है सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशा में होते हैं, और पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के गर्म हिस्से की मात्रा में कमी आती है। जो हमें पृथ्वी से चंद्रमा का हिस्सा जो दिखाई देता है उसके जो गर्म या हीट हिस्सा जो होता है, हीट वाले पार्ट होता है, उसके में क्या दिखाई देती है? कमी दिखाई देती है। इस विन्यास में सूर्य से दूर चंद्रमा का पूरा प्रकाशित भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, जिसे एक पूर्ण चक्र के रूप में दिखाई देता है। क्लियर हुआ? ये आपके सामने विजुअल है जो पृथ्वी से हम अपना देख सकते हैं। ये पूर्ण चक्र के रूप में हमें पूरा विजुअल हो रहा है, आपके सामने दिख रहा है। क्लियर है? फुल मून के बारे में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं न्यू मून डे, जिसे अमावस्या या अमावस्या की रात बोलते हैं ना। हमने पिक्चरें देखी होंगी, अमावस्या की रात में ऐसा नागमणि वाली मूवी चलती थी पहले। तो अमावस्या क्या है? अमावस्या देखते हैं। अमावस्या एक दिन सूर्य के सामने चंद्रमा का प्रकाशित भाग और पृथ्वी के सामने अंधेरों भाग या अंधेरा भाग दिन बढ़ता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से दूर पृथ्वी के चारों ओर अपना या अपनी कक्ष में घूर्णन करता है, और सूर्य से प्रकाशित सतह का अधिक से अधिक हिस्सा दिखाई देते हैं। मतलब सूर्य के जो प्रकाश उस पर पड़ता है तो उससे चंद्रमा का जो भाग है वो अधिक से अधिक मात्रा में दिखाई देता है। इसे हम न्यू मून डे या अमावस्या बोलते हैं। क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला देखते हैं क्या है। वैक्सिंग क्रेसेंट। वैक्सिंग क्रेसेंट क्या है उसके बारे में देखते हैं। चंद्रकला को वैक्सिंग क्रेसेंट मतलब शुक्ल पक्ष, आपने पढ़ा होगा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। अगर ना पढ़ा हो तो अपने घर में जो भी बुजुर्ग हो, चाहे मम्मी हो, पापा हो, दादी हो, बाबा हैं, उनसे पूछना शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो ऐसा आपने सुना होगा। तो उसी को हम बोलते हैं चंद्रकला को वैक्सिंग क्रिसेंट। शुक्ल पक्ष अमावस्या चंद्रमा के रूप में जाना जाता है। परिणाम स्वरूप 15वें दिन चंद्रमा फिर से पूर्ण रूप से दिखाई देते। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रकला को शुक्ल पक्ष के रूप में जाना जाता है, और पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रचरण को कृष्ण पक्ष के रूप में जाना जाता है। दो चीज़ें निकल गई, एक शुक्ल पक्ष क्या होता है, दूसरा कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष क्या था? परिणाम स्वरूप 15वें दिन चंद्रमा फिर से क्या दिखाई दे? पूर्ण रूप से अगर दिखाई देता है तो क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष कहलाता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रकला को शुक्ल पक्ष के रूप में जाना जाता है, और पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रचरण को कृष्ण पक्ष के रूप में जाना जाता है। तो आपके सामने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो थे उनको भी क्लियर किया गया है ना। अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या है, चंद्रमा के 8 चरण, 8 फेजेस ऑफ द ऑन द ऑफ द मून। कैसे कैसे 8 फेजेस हैं, आपको दिख रहा होगा। किसी में आपको आधा दिख रहा है ना, किसी में आपको बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है, किसी में बिल्कुल इधर वाला हिस्सा दिख रहा है, किसी में इधर वाला हिस्सा दिख रहा है, किसी में कुछ दिख रहा है, किसी में कुछ दिख रहा है, किसी में इधर छुपा हुआ है। तो ये 8 फेज हैं जिसको अलग अलग रूप में आपको चंद्रमा के सामने इरेज करते हैं हम पहले। फिर हम आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते तो ले सकते हो, हम हट जा रहे हैं आगे से, है ना। चलिए देखते हैं क्या क्या 8 चरण हैं इनके, वो देखते हैं। चंद्रमा के 8 चरण होते हैं जो कि इस क्रम में है। नया चंद्रमा, वैक्सिंग क्रिसेंट, पहला चौथाई, आधा चांद, वैक्सिंग गिब्स, पूर्णिमा, बेनिंग गिब्स इसे तीसरा बोलते हैं, तीसरा चौथाई, आधा चांद, बेनिंग क्रिसेंट। ये चक्र महीने में एक बार, कितने महीने में एक बार, या एवरेज इनका जो है एक महीना है, और वैसे प्रत्येक 29 दिन, मतलब 29 सही 1/2 दिन, क्या कह सकते हैं, 29 सही 1/2 दिन में दोहराता है। क्लियर है। एवरी डे कितना लगता है, तो 29.5 डे, मतलब 29 पूरे और आधा और दिन आप मान लो कितना समय लगता है ये 8 चरणों से चंद्रमा को पूरा करने में। क्लियर है। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे आपके सामने है हाफ मून या अर्ध चंद्र। आप डायग्राम में देख सकते हो कि आपको क्या दिख रहा है, आधा चंद्रमा दिख रहा है इस तरीके से, ये दिख रहा है ना, हाफ मून दिख रहा है आपको। क्लियर है। मैं थोड़ा सा इरेज करूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आराम से ले सकते हो, है ना। आप ले लीजिए अर्ध मून, कि कैसा हमें अर्ध चंद्रमा दिखता है ना, सुंदर सा दिख रहा है। चलो पढ़ते हैं अर्ध मून के बारे में। क्या है अर्ध मून या हाफ मून, क्या है इसके बारे में देखते हैं। चंद्र चक्र में 2 बार अंदर अर्ध चंद्र होता है। पहली बार ये अमावस्या के 6 से 7 दिन के बाद। पहली बार कब होगा, अर्धचंद्र अमावस्या जब होगी उसके 6 से 7 दिन के बाद। दूसरा क्या है, चंद्रमा के इस चरण को पहला तिमाही चरण के रूप में, तिमाही जानते हो 3/4 भाग तिमाही। दूसरी बार कब होता है, पूर्णिमा के 6 सप्ताह या 6 से 7 दिन बाद। पहला अमावस्या के 6 से 7 दिन बाद, दूसरा पूर्णिमा के 6 से 7 दिन बाद होता है। चंद्रमा के इस चरण को तीसरी तिमाही का चरण कहा जाता है, तीसरी तिमाही का चरण कहा जाता है। या हमको लिख सकते हैं इंग्लिश में थर्ड क्वार्टर फेजेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्ड क्वार्टर फेजेस, वो वाला क्वार्टर नहीं, लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्वार्टर, तो क्वार्टर वो नहीं जो तुम लिटिल वाला क्वार्टर मिलता है, हाँ न्यू ईयर के दिन क्वार्टर क्वार्टर चिल्ला रहे हो, वो वाला क्वार्टर नहीं, दूसरा क्वार्टर। चलते हैं आगे। अब आप जैसे ब्लड मून, क्या है ब्लड मून, ब्लड कैसा होता है आप सबको पता ही है, रेड टाइप से होता है ना, लाल लाल सा, तो आपको दिख रहा होगा रेड रेड से पूरा ये क्या है, ब्लड मून। मैं चंद्रमा कैसा दिखे, लाल लाल सा अगर दिखाई देता है तो उसे क्या बोलता है, ब्लड मून कहा जाता है। क्लियर है। क्यों, चलो क्लियर है। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो ले लो इसका, अदरवाइज हम लोग चलते हैं ब्लड मून, पढ़ते हैं ब्लड मून के बारे में। ब्लड मून पूर्ण पूर्ण चंद्र ग्रहण पर ब्लड मून होता है। कब होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण जब होता है तब ब्लड मून होता है। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा की सतह पर सीधे पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को अवरोधित करती है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा सीधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। क्या करता है, चंद्रमा सीधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, और इसके बजाय ये धुंधला दिखाई देता है और लाल तांबे जैसा रंग ले लेता है। और क्या करता है, लाल तांबे जैसा ये रंग क्या लेता है, ले लेता है या बना लेता है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में।
अपसौर या अपहेलियन, अपहेलियन क्या चीज़ है वो आप देख सकते हो, और पेरीहेलियन। अपहेलियन और दूसरा आपके सामने क्या है, पेरीहेलियन। अपहेलियन और दूसरा क्या है, पेरीहेलियन। तो पेरीहेलियन कब होता है, 4 जून को होता है। एपिहेलियन कब होता है, 5 जुलाई को होता है। क्या है अपसार या एपिहेलियन, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, कितना 91.4 मिलियंस मिल्स, और ये क्या 94.मिल्स। आगे पढ़ते हैं, ये दिखा रहा है आपको, पृथ्वी दिख रहा है ना। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे क्या होता है। अपसौर पृथ्वी के ग्रह पथ कक्ष का वह बिंदु है, कहाँ से, पृथ्वी के ग्रह पथ कक्ष का वह बिंदु है जो सूर्य से बहुत दूर, कहाँ से, सूर्य से बहुत दूर। ये दिख रहा है सन है, ये क्या है, सन। और यहाँ से क्या है, ये बहुत दूर, कितना दूर है, तो 94.5 मिलियन मिल्स दूर है। क्लियर हुआ। आगे पढ़ते हैं। ये मुख्य रूप से कब बनाया जाता है, 4 जुलाई। कब बनाया जाता है, 4 जुलाई। डायग्राम में देखो कब बनाता है, 4 जुलाई। ये गलती से यहाँ पे 5 लिख गया है, 5 नहीं होना चाहिए, 104 लिख गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 जुलाई। कब बनाया जाता है, 5 जुलाई को। अब फेरियन कब बनाता है, 5 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अनियत के लगभग 2 सप्ताह बाद। अब उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, देखो आपको बताएं। ये मान लो आपने पढ़ा होगा, पृथ्वी गोलाकार या अंडाकार का क्या है, संरचना है। अब ये मान लो क्या है, 0 डिग्री है ना। 0 डिग्री क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। किसे, 0 डिग्री के। ऐसे ही जब हम ऊपर पढ़ेंगे तो ऐसे 1 डिग्री आएगा, फिर क्या आएगा, 2 डिग्री आएगा। तो कहीं ना कहीं पर एक ऐसा स्थान आएगा, 23 सही 1/2 डिग्री, तो उसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इसी प्रकार हम नीचे आएंगे तो 1 डिग्री आएगा, कहीं पे 2 डिग्री आएगा, फिर कोई ना कोई ऐसा स्थान आएगा जहाँ पे क्या आएगा, 23 सही 1/2 डिग्री, और उसे हम क्या बोलेंगे, मकर रेखा। क्या बोलेंगे, मकर रेखा। क्लियर हुआ, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो मकर रेखा कितने डिग्री पे है, 23 सही 1/2 कर्क भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे, ऑपोजिट कर्क रेखा। अब हम इस तरीके से संरचना मान लो पूरी हो जाएगी हमारी। अभी हम बात कर रहे थे उत्तरी गोलार्ध, किसकी बात कर रहे थे, पृथ्वी की बात क्लियर है। अब हम यहाँ पे एक लाइन और बना दे रहे हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा, हमने क्या कहा, उत्तरी गोलार्ध। किसकी बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध। तो यही जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। और नीचे वाले को साउथ पोल, दक्षिणी गोलार्ध। और हमारी जो इंडिया की लोकेशन है वो क्या है, ये हमारा इंडिया है। इंडिया कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे नॉर्थ ईस्ट। कैसे नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये वाला हिस्सा होता है ईस्ट का, क्या होता है, ईस्ट का, और ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ का। तो बीच वाला क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हुआ। अब ये वाली जो रेखाएं होती हैं ये क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती हैं। 360 ना होकर कितनी होती हैं, 90 +1 + 90 बराबर 180। कितनी होती हैं, 180। उसके बाद हम बात करते हैं
ये वाली जो रेखा है आपने कुछ इस तरह एक डायग्राम देखा होगा छोटे पे, या जब पढ़ाई करते होगे तो देखा होगा। ये क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा क्या कहलाती हैं? पूरा चला गया। क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा। ये वाली जो होती है देशांतर कहलाती है। देशांतर रेखाओं की क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो भैया इनकी संख्या जो होती है 360। क्लियर है? अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181। उत्तरी गोलार्ध कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध कौन सा कहलाता है, कर्क रेखा कहाँ पे, भूमध्य रेखा कहाँ पे, कहाँ इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है, इस तरीके का डायग्राम आपने देखा होगा। क्लियर है या नहीं? क्लियर है ना? चलो क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं। अब सौर किसकी बात कर रहे हैं? अब सौर के दौरान पृथ्वी सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी लगभग 152 मिलियन किलोमीटर होती है। तो दोनों काउंट कर लेती है, अपेलियन और पेरिहल, और अपेलियन और पेलिहन की दोनों की जो दूरी है, अपेलियन और अवसार, और उसकी दोनों की दूरी को क्या करती है? काउंट करती है। कौन कौन सी? ये वाली। इधर की और उधर की का दोनों काउंट करेंगे तो लगभग लगभग वो वाली बताता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम के। आगे देखते हैं पेरीहेलियन क्या है। क्या है? पेरीहेलियन क्या है? अप सौर क्या है? अप सौर क्या है? तो अप सौर की हम बात करते हैं। पृथ्वी के ग्रह पथ का वह बिंदु जो सूर्य के बहुत निकट है। ये 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को होता है। अब सौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी जो होती है 147.5 मिलियन किलोमीटर होती है। तो हमने क्या देख लिया? पेरीहेलियन देख लिया या अप सौर देख लिया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ग्रीष्म अयनंत या समर सोल्टिस देखने हैं। क्या देखते हैं? समर सोल्टिस क्या है वो हम देखते हैं, और ग्रीष्म अयनात देखते हैं। तो ग्रीष्म संक्रमित एक घटना है जो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के आसपास, और दक्षिणी गोलार्ध, अभी मैंने आपको बताया था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। एक बार पीछे दिखा दें आपको, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी। तो ये तुम्हारा क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे क्या? दक्षिणी गोलार्ध है। क्लियर है? चलो। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 21 दिसंबर के आसपास घटित होती हैं। इस समय के दौरान उत्तरी गोलार्ध में बर्फ का सबसे लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में बर्फ का सबसे लंबा दिन कब होगा? भैया 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में तो 21 दिसंबर के। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति का अनुभव होता है, जहां साल का सबसे छोटा दिन होगा। जब उत्तरी गोलार्ध पर जिस दिन सबसे बड़ा होगा, उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा, और सबसे लंबी क्या होगी? रात होगी। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। शीतकालीन विंटर की बात करते हैं। तो विंटर संक्रमित एक घटना है जो उत्तरी गोलार्ध में 21 दिसंबर के आसपास, और दक्षिणी में कब होती है? 21 जून के पास पास घटित होती है। इस समय के दौरान उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। क्लियर है? और दूसरी ओर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रमित अनुभव होता है, जिसमें वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात है। मतलब विपरीत होगा, अगर उस दिन उधर सबसे बड़ा होगा तो उस दिन उधर क्या होगा? सबसे छोटा होगा। क्लियर है या नहीं? है ना? विंटर सॉल्टिस में आपको क्लियर है? समर सॉल्टिस और विंटर सॉल्टिस हमने दोनों देख लिए। बढ़ते हैं अपने इसी क्रम में आगे। अब आपके सामने डायग्राम देख रहे हैं, विश्व आपके सामने है ना? इक्विनोक्स आपके सामने है ना? विश्व विश्व आपके सामने दिया गया है डायग्राम में। सन है आपके सामने है ना? ये अर्थ स्टेशन वाला है। इक्विवेंस जो है
ये सॉल्स्टिस है आपके सामने, है ना। ये इक्विनॉक्स है आपके सामने 23 सितंबर के सामने, ये 21 मार्च में हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो इक्विनॉक्स के बारे में हम देखते हैं कि इक्विनॉक्स क्या है ना। चलो इक्विनॉक्स देखते हैं। थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, विषुव या इक्विनेक्स। क्या है? इक्विनेक्स या विषुव वह स्थिति जब भूमध्य सागर, या सॉरी भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर लाइन। अभी हमने बताई थी भूमध्य रेखा। चलो आपको डायग्राम बता दें भूमध्य रेखा कौन सी है, अभी हमने बनाया था डायग्राम भूमध्य रेखा। तो ये आपको दिख रही है 0 डिग्री पर। ये क्या है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं इसे, है ना। तो इक्विनॉक्स में देखते हैं भूमध्य रेखा सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और दिन और रात क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। बसंत विषुव 21 मार्च को होता है और शरद कब होता है? 23 सितंबर को। पीछे डायग्राम नेक्स्ट देखते हैं। 21 मार्च को होता है बसंत वाला, और शीत ऋतु वाला कब होता है? 23 सितंबर को होता है। अब क्या पड़ती हैं? सीधी रेखाएं पड़ती हैं किसके सामने? सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं कैसी दिखाई दे रही हैं आपको? सूर्य की प्रकाश सीधी रेखा में आपको दिखाई दे रहा है। ये सीधा आपको सामने ये बना हुआ, बिल्कुल डायरेक्ट सीधा हुआ। क्लियर है या नहीं? इक्विनॉक्स क्लियर है? चलो देखते हैं इक्विनॉक्स के बारे में आगे खगोलीय इकाई दूरी एक इकाई है। ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 1.496 की पावर 10 की पावर 11 मीटर है। ये इसका एक इकाई या यूनिट दी हुई थी। आगे चलते हैं एस्टेरॉइड्स, है ना। एस्टेरॉइड्स क्या है? क्षुद्र ग्रह क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह कौन से हैं वो हम आपके बारे में चर्चा करते हैं। ये आप देखते हैं एस्टेरॉइड्स आपके सामने दे रहे हैं, आपके गोले जैसे कर रहे हैं कहाँ? पृथ्वी पर। और ये कटा हुआ आपको देख रहे हैं, भाग रहे हैं। लेयर्स दिख रही होंगी, रॉक लेयर मतलब इन कोर मतलब अंदर की है, और वाटर आइस कोर मतलब क्या है? बाहर वाला हिस्सा जरा वाइट कोर बोलते हैं। और आउटर क्रस्ट हमने पढ़ाया था भूपट्टी बोलते हैं। टिन डस्टी बताया था ना। बाहर ये भूपट्टी बोलते हैं। देखते हैं इसके बारे में क्या है। एस्टेरॉइड्स क्या है देखो। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाई जाने वाली अनियमित वस्तु है, और उस कक्ष को क्षुद्र ग्रह बेल्ट के रूप में जाना जाता है। लीना और क्लोथ दो प्रमुख क्षुद्र ग्रह हैं जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे हैं। किसमें घूम रहे हैं? क्लोथ दो प्रमुख क्षुद्र ग्रह हैं जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे हैं। अगला देखते हैं सेरेस। सबसे बड़ा सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। यह चंद्रमा के आकार का लगभग एक चौथाई है और क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करता है। 1 जनवरी 1801 को जोसेफ पियाजी द्वारा खोजा गया पहला क्षुद्र ग्रह था। तो पहला खोजा गया कौन सा क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स था? तो क्या था? सेरेस। कौन सा? सेरेस था। और किसने खोजा? तो एक जोसेफ नाम के वैज्ञानिक थे। कौन सा? जोसेफ प्याजी नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे। 1800 जनवरी 1800 में इन्होंने लगभग ये 1801 में इसको खोजा था। क्लियर है? क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपके सामने हैं एस्टेरॉइड्स बने हुए हैं। द फोर लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स, द फोर लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स हैं आपके सामने। थोड़ा विजुअल हो रहा है, लिखा हुआ विजुअल नहीं हो रहा होगा, मगर इस 4 टाइप्स इस तरीके से बने हुए हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं एस्टेरॉइड्स के बारे में। एस्टेरॉइड्स क्या कहते हैं? पलास या पल्लास सेरेरस के बाद खोजे जाने वाला दूसरा क्षुद्र ग्रह।
सेरेस जो था पहला था और पलास जो था वो दूसरा है। इरोस एक अंतरिक्ष यान द्वारा परिक्रमा किए जाने वाला पहले क्षुद्र ग्रह के स्वरूप में प्रसिद्ध है और उस पर एक अंतरिक्ष यान उतरने वाला पहला क्षुद्र ग्रह है। अगले पढ़ते हैं। सेरेस के बाद क्षुद्र ग्रह बेल्ट में वेस्टा दूसरा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह था। अगर सेरेस के बाद अगर हम बात करें एस्टेरॉइड में, तो बेल्ट में वेस्टा जो है क्या है, दूसरा सबसे बड़ा एस्टेरॉइड्स है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा एस्टेरॉइड्स है। आगे बढ़ते हैं और आप कह रहे हैं कोमेट, उल्का तारा। आप नाम सुने होंगे उल्का तारे के बारे में, जिसे इंग्लिश में कोमेट बोलते हैं। उल्का तारा क्या होता है? एक हैली है और दूसरा क्या है? कोमेट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद शुरू करते हैं कोमेट के बारे में। चलो कोमेट देखते हैं क्या है। उल्का तारा, इसे धूमकेतु बोलते हैं। धूमकेतु या कोमेट बर्फ और धूल का मिश्रण है जो दीर्घ ग्रह पथों में से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। हैली पहले खगोलशास्त्री हैं जिन्होंने तारों की उचित गति और धूमकेतुओं की अवधिका या पीरियोडिसिटी की खोज अवधि की बात कर रहे हैं। और हैली की कक्षा की अवधि औसतन 76 वर्ष पृथ्वी वर्ष है, मतलब 76 वर्ष। हैली को आखिर बार 1986 में पृथ्वी के आसमान में देखा गया था। ये सूर्य के चारों ओर अपनी 76 साल की नियमित यात्रा पर 2061 में वापस आएगा। तो पहली बार कब देखा गया था? 1986 में। अब ये 76 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद दोबारा कब वापस आएगा? तो दोबारा ये आएगा 2061 में, आपको देखने को मिलेगा। अब देख वही पाएगा जो 76 साल जिएगा, है ना। अगर 76 साल जियोगे तभी इसको आप देख सकते हो हैली को, अदरवाइज आप नहीं देख पाओगे। क्लियर है या नहीं? बताओ, क्लियर है? क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। हम उल्का के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उल्का क्या है? उल्काएं चट्टान और बर्फ के टुकड़े हैं जो धूमकेतु से निकल जाते हैं जब वे सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। जब कोई उल्का पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसे उल्का पिंड कहा जाता है, और उल्का पिंडों की एक श्रृंखला जब टकराती है तो उसे उल्का वृष्टि कहा जाता है। क्लियर हुआ? ये पृथ्वी की सतह आप देख रहे हो, उल्का पिंड जलते हुए इस तरीके से गिर रहे हैं, और मतलब बारिश की तरह ये गिरते हैं कि मतलब आग बरस रही हो, ऐसे तो उल्का पिंडी के रूप में कहा जाता है। क्लियर है? उल्का देखते हैं। उल्का लीरेडस नामक उल्का वृष्ट को प्रत्येक वर्ष अप्रैल में पृथ्वी पर कब देखा जाता है? लीरेडियस नाम का एक उल्का पिंड है। जो लीरेडियस उल्का पिंड है वो पृथ्वी कब देखा जाता है? अप्रैल में। लीरिड उल्का पृष्ठ दीप्यमान बिंदु प्लायर तारामंडल में स्थित है जिसके पूर्व में चमकीला तारा वेग है। अगला देखते हैं क्राउंड टिडस, है ना, या काउंड टिटस नामक एक उल्का वृष्ट आमतौर पर दिसंबर और जनवरी में पृथ्वी पर दिखाई देता है और जिसका दीप्तमान हिस्सा व्यूट्स नक्षत्र में पाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक तरफ ये भी देख लेते हैं। चलो लास्ट ये बचा है, इसको देख के फिर इसे खत्म करते हैं उल्का के बारे में। वृष्ट के कुछ महत्वपूर्ण उपनाम उनके सर हैं, जैसे क्वाड्रेटिड 3 से 4 जनवरी, लीरिड 21 से 22 अप्रैल, एटा एक्रिड 4 से 5 मई, डेल्टा एक्रिड 28 से 29 जुलाई, परसिड 11 से 12 अगस्त, डेक्रोनिड 8 से 10 अक्टूबर, ओरियोनिड 20 से 21 अक्टूबर, उत्तरी टोरिड 11-12 नवंबर, लियोनिद 16-17 नवंबर, एड्रोमेडिड नवंबर 25-26, जेमिनिड दिसंबर 13-14, और उर्सिड जो है, ये कुछ उल्का हैं जो देखने को मिले हैं। कब कब इनकी बरसात हुई है वो आपके सामने विजुअल है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा
क्या रहेगा? क्लाइमेट, जलवायु। कैसे कैसे क्लाइमेट बनते हैं कैसे, तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद और जय हिंद।